So hello, कैसे हो सब? Welcome back to the lecture of audit, and this is the lecture number 2. And I really hope कि तुम सबने lecture number 1 को अच्छे से देखा हो and उसके बाद रिवाइज भी किया हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ऑडिट में रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट नॉट जस्ट ऑडिट यार, सीए के अंदर रिवीजन नहीं हो तो सीए को पास करने का कोई मज़ा नहीं आता। वो अगर तुम ऐसे पास भी कर लोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार टेंशन से मैंने पढ़ा नहीं या वो चीज़ रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। तो मेन मुद्दे की बात तो यही है कि जिस बच्चे ने पढ़ा होगा 6 से लेक्चर नंबर 1 और उसको रिवाइज भी करा होगा, राइट? तो उसको लेक्चर नंबर 2 बहुत मक्खन तरीके से समझ आने वाला है। उसको बिल्कुल बात बैठेगी बिल्कुल सतह पे कि हाँ, आज हम पढ़ क्या रहे हैं। और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए यार बिल्कुल बाउंसर जाएगा वो चीज़। एंड चलो ठीक है, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये लेक्चर भी समझ आ जाएगा, बट अगर तुम आगे रिवीजन नहीं करोगे ना तो लेक्चर नंबर 5 एंड 6 जिसके अंदर हम मतलब कोर ऑडिट पढ़ रहे होंगे, उसमें तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा यार। तो प्लीज़ ये मेरी विनती है तुम्हारे लिए ही कि तुम जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी रिवीजन ज़रूर करो, क्योंकि ये रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं यहाँ पे नोट्स नहीं बनवाता, क्योंकि आई फील सीए इंटर में नोट्स बनवाने का पॉइंट नहीं होता, क्योंकि सब चीज़ यहाँ पे दी रखी है, ठीक है? और ये कोई ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट मतलब ये नहीं बोलूँगा कि है कि तुम हर चीज़ की लिख के प्रैक्टिस करो। ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो तुम अगर दिमाग में भी ये चीज़ सोचोगे ना कि हाँ, ऐसी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऑब्वियसली वो क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, उसमें रिटन प्रैक्टिस भी होएगी कि कैसे आंसर फ्रेमिंग करनी होती है। बट नोट मेकिंग यहाँ पे नहीं होएगी, क्योंकि 500-600 पेज की किताब है यार, मैं तुमसे ये वापसी थोड़ा ना लिखवाऊँगा। मेन चीज़ें जो मेरे को पता है कि हाँ यार, इसके अंदर ये पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लिखेंगे। बट हर पॉइंट नहीं लिखने वाले, जस्ट लाइक अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये पढ़ के ही ज़्यादा रिकॉल करना पड़ेगा, अच्छे से खुद रिवीजन करो, दोस्तों के साथ डिस्कस करो, जो आपके सीए फ्रेंड्स हैं, सीए एक तरह से मित्र हैं, उनके साथ डिस्कस करो कि अच्छा यार ऑडिट एविडेंस क्या होता है, अच्छा यार ये क्या होता है, ओ हमने ये चीज़ पढ़ी थी, व्हाट आर दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, बता दो, तू बताएगा, ठीक है, 2 पॉइंट उसके बाद मैं बताऊंगा। या ये पूछ लो कि व्हाट इज ऑडिट। ऐसे मतलब आपस में 30 मिनट्स 1 आवर करना है, तो तुम्हारी क्या रिवीजन भी हो जाएगी और मस्ती मजाक भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गई एक थोड़ा टिप कि हाँ, कैसे अप्रोच करनी चाहिए। बाकी हमने पढ़ा था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, तो आई होप ये सबने अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने मार्क कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि ऑडिट करने के लिए, ठीक है, ऑडिटर आता है तो उसका मेन मुद्दा क्या होता है, वो क्यों करता है ऑडिट। तो उसको सिंपल सी बात है, उसको एक रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए होती है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है वो सारी फ्री हो फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है? और वो अगर फ्री होगी और मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसी से भी हो, एरर से हो या फ्रॉड हो, वो फ्री होनी चाहिए, ताकि वो एक ओपिनियन दे पाए कि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है इन अकॉर्डेंस विद दी एएफआरएस, ठीक है? ये चीज़ करेगा, उसके बाद ये सब जब चीज़ कर लेगा उसके बाद वो रिपोर्ट देगा एंड उसकी चीज़ को कम्युनिकेट भी करेगा एज पर दी एसेज। ये हो गई हमने हिंदी में। अब इसको अच्छे से आप पढ़ो, और पढ़ ही लिया होगा आप सबने आई गेस, और पढ़ लिया है तो उसके बाद फ्रेमिंग भी आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वीडियो थोड़ी सी अभी बफर हुई जैसे कि मैंने देखा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, अभी क्या है इंटरनेट का इशू चल रहा है, 1-2 मिनट होगी है, ज़्यादा नहीं, ठीक है? सो हमने ना पिछली बार ये चीज़ छोड़ दी थी, ये चीज़ मतलब ऐसे पढ़ी नहीं थी, बट हमने इस चीज़ को समझ ज़रूर लिया था कि मिसस्टेटमेंट जो होती है वो हमने ये पता कर ली कि 2 तरीके से होती है, या तो एरर की वजह से होगी या तो फ्रॉड की वजह से होगी, ठीक है? तो जब एरर की वजह से होती है वो अनइंटेंशनल होती है, वो हम जानबूझकर नहीं करते, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ मैं मतलब गलतियाँ होती हैं ना, गलती गलती से ही होती है वो वाली बात है। तो एरर जो होता है वो हम जानकर नहीं करते, वो गलती से होता है। तो अनइंटेंशनल का मतलब ये होता है कि बाय चांस मेरे को मैं करना नहीं चाह रहा था पर ये हो गया। और जो फ्रॉड होगा, फ्रॉड से भी मिसस्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है? तो फ्रॉड जो होगा वो इंटेंशनल होगा। तो ये ध्यान रख लो कि जो गलती से हुआ है वो सिंपल सी बात है एरर है, अनइंटेंशनल तरीके से हुआ है वो है एरर, एंड जो इंटेंशनल तरीके से हुआ है वो है फ्रॉड। एंड कोई चीज़ मैं जानकर कर रहा हूँ तो मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि किसी को पता ना लगे, ये कोई ढूंढ ना पाए। तो फ्रॉड में तो आदमी यही करता है ना कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि लोगों तक ये बात पहुँचे ना, लोग इस चीज़ को पता ना कर पाएँ। इसलिए गलती को ढूँढना बहुत आसान होता है, मतलब ऐसी मिसस्टेटमेंट जो एरर की वजह से हो रखी है, उसको ढूँढना इज़ मच मोर ईज़ियर रेदर देन अगर कोई फ्रॉड के चक्कर में मिसस्टेटमेंट हो रखी है, उसको ढूँढना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उसके लिए भी हमारे वेज़ होते हैं। बट एज़ कम्पेयर अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि गलती करी हुई मिसस्टेटमेंट, एरर, मतलब एक तरह से अगर फ्रेमिंग ऐसी होगी कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द एरर इज़ more easily findable
एज कंपेयर टू द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, या फिर रिस्क ऑफ डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर इज मोर देन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देन फ्रॉड। तो ये सही है कि नहीं है? ये सही है, क्योंकि एरर को हम जल्दी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लिखी हुई है सिंपल सी बात कि द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन द फ्रॉड एंड एरर इज वेदर द अंडरलाइंग एक्शन दैट रिजल्ट्स इन द मिसस्टेटमेंट। जो भी एक्शन हमने किया है वो मिसस्टेटमेंट जो हो जाती है इससे, तो वो इंटेंशनल तरीके से कर रखा है या फिर अनइंटेंशनल तरीके से कर रखा है। तो ये बता रखा है कि फ्रॉड जो होता है वो इंटेंशनल होता है, एरर जो होता है अनइंटेंशनल होता है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है। फिर वो क्वेश्चन भी आ गया कि फ्रॉड इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन एरर। फ्रॉड को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आप बताओ यार, अभी तो हमने बात करी। हाँ भाई डिफिकल्ट है, स्टेटमेंट ट्रू, बिकॉज फ्रॉड जो है वो बहुत डिफिकल्ट है पकड़ना। क्यों? क्योंकि यार उसमें केयरफुली हमने उस चीज़ को प्लान करा होता है। हम सोच के चलते हैं कि यार हम जो ये कर रहे हैं उसको मैं कोई कोई पकड़ ना लाए। तो इसको अच्छी भाषा में तो इस तरह से लिखा हुआ है कि दिस इज बिकॉज फ्रॉड जनरली इन्वॉल्व इन सोफिस्टिकेटेड, मतलब सोफिस्टिकेटेड मतलब ढंग से किया हुआ, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स टू कंसीडर सच एज फॉर्जरी या कुछ भी। ठीक है, फॉल जनरली सोफिस्टिकेटेड तरीके से और केयरफुली ऑर्गेनाइज करके करता है आदमी, इस वजह से लोग ढूंढ नहीं पाते उसको। सिंपल सी बात। एंड ये ट्रू और फॉल्स आ गया। द risk not detecting a material misstatement from fraud is higher than the risk of not detecting one resulting from the error। ये कह रहा है कि अगर फ्रॉड के चक्कर में मिसस्टेटमेंट हो रखी है तो उसको पकड़ना आसान है, या फिर ठीक है एज कंपेयर टू द एरर वन। बताओ बताओ, सिंपल सी बात है, रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग। ठीक है, रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग का मतलब ये कह रहा है कि ऐसा रिस्क कि मैं फ्रॉड वाली मिसस्टेटमेंट को पकड़ ही नहीं पाऊंगा। तो हाँ भाई ये डिफिकल्ट है, क्योंकि फ्रॉड को पकड़ना आसान नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इस स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, यहाँ इंग्लिश ना आदमी को फंसाती है। ठीक है, द रिस्क ऑफ होना चाहिए या थोड़ी लैंग्वेज में इसमें, ये मैंने मॉड्यूल से ही उठाया है तो मॉड्यूल में दिक्कत है। ठीक है, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम द फ्रॉड इज हायर। वो फ्रॉड को नहीं पकड़ पाएगा, वो ज़्यादा, मतलब ऐसे ये कह रहा है कि फ्रॉड को नहीं पकड़ने वाली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एरर वन। हाँ भाई सही बात है, वो फ्रॉड को नहीं पकड़ पाएगा, एरर को इजीली पकड़ पाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने मटेरियल पढ़ लिया था। मटेरियल में स्टेटमेंट में बताता मटेरियल ऐसी चीज़ जो मुझे अफेक्ट करती हो इकोनॉमिकली। हमने ये चीज़ पढ़ ली थी, इसमें बस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ये बस ये पेज छूट गया था पिछले लेक्चर में, इसलिए हम ये इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशंस आर कंसिडर्ड टू बी मटेरियल। ओमिशन का मतलब ये होता है कि वो बंदे ने एंट्री करना ही भूल गया भाई, वो तो इंपॉर्टेंट है ना, मैंने सेल करी 2 लाख की और उस बंदे ने नोट ही नहीं करी, तो मेरा सब कुछ बैलेंस नेगेटिव चले जाएगा। मैं, मेरे पे माल, मतलब माल इन द सेंस गुड्स आए नहीं है और मैं उसको सेल कर रहा हूँ, ऐसे कैसे यार, गुड्स तो जीरो है मेरे पे, गुड्स आए नहीं और मैं सेल कैसे कर रहा हूँ। सो ओमिशन तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस। अगर वो अकेली अकेली एक ट्रांजैक्शन या कुछ ट्रांजैक्शन मिल के हमें इस तरह से अफेक्ट करें, इस तरह से इफेक्ट करे कि मेरा इकोनॉमिक डिसीजन पे कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, प्रभाव पड़ रहा है इकोनॉमिक डिसीजन पे, तो वो चीज़ मेरे लिए मटेरियल है। अगर मैं ये बोल दूँ कि कंपनी ने 500 करोड़ की एक और कंपनी बाय कर ली, ठीक है, मेरे को ये खबर सुनने में आई, अब यार 500 करोड़ की कंपनी बाय कर ली, ये चीज़ मेरे को हावी करेगी, इस चीज़ पे मेरे को इन्फ्लुएंस आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक नया वेंचर बाय कर रही है, वो भी बड़ा अमाउंट का। तो ऐसा ना हो कि वो वेंचर कहीं पिट जाए, मेरे पैसे लगे हुए इस कंपनी में, ऐसा ना हो कि वो पैसे ही से ही उसने बाय करी हो और मेरे पैसे ज़ीरो हो जाए, क्या पता वो कंपनी अच्छी ना हो पर फिर भी खरीदी। तो ऐसी चीज़ें जो मेरे इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करें related to the financial statement, obviously we are talking about, strictly talking about the financial statement। ठीक है, सो अभी एक क्वेश्चन आपके लिए है कि डिफाइन ऑडिट एंड स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। यही है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, सिंपल सी बात। ये लिख के प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस इस तरह से होगी, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं ये सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं, तो मॉड्यूल को तो भाई हम अच्छे से पूरी कवर करेंगे, जीरो टू एंड तक अच्छे से बिल्कुल। तो इसलिए इस चीज़ का आंसर यहाँ पे लिखना है, ये स्पेस दे रखी है, इसमें आंसर लिखो, प्रैक्टिस करो, राइटिंग राइटिंग प्रैक्टिस की, इससे आपकी क्लैरिटी और अच्छी होगी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओपिनियन। तो यार हमने बात करी थी कि ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करेगा कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है वो फ्री है फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, ताकि वो एक ओपिनियन दे पाए। अब वो ओपिनियन दे पाए
कौन से ओपिनियन ओपिनियन क्या होते हैं, ओपिनियन देना मतलब क्या होता है, वो अब पढ़ेंगे, ठीक है। सो ओपिनियन ये होता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये सब कुछ देखा, मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, मैंने ये पढ़ा, और मेरा अब ओपिनियन, मेरे को पूछे ना कि यार सही है या नहीं है, तो ओपिनियन तो मैं ऐसे ही दूंगा ना कि क्लीन ओपिनियन। सबसे पहला होता है क्लीन ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन बहुत तरह के होते हैं, सबसे पहला होता है क्लीन ओपिनियन। वो कहता है कि भाई मैंने सब कुछ पढ़ा और मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं दिखी, एवरीथिंग इज क्लीन, क्लीन लाइक क्रिस्टल, कोई इसमें गलती नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ बढ़िया, लो, एवरीथिंग इज ओके। फिर हमारा उस वो यही ओपिनियन मिलना चाहिए, इससे अच्छा ओपिनियन होता है, ठीक है। और ऑडिटर तो यही चाहेगा कि हर किसी को वो क्लीन ओपिनियन दे, क्योंकि कंपनी मतलब ऑडिटर चाहता है कि कंपनी सही रहे, कंपनी के अंदर कोई भी गलती ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड मतलब उसमें उसने कुछ अपने बात को बोला है कि हाँ भाई मैं, ये चीज़ क्लीन ओपिनियन तो नहीं है, इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ तो गलती है। अब वो कौन सी गलती है वो डिपेंड करता है। मॉडिफाइड ओपिनियन भी बहुत तरह के होते हैं, और क्लीन ओपिनियन को हम अनमॉडिफाइड भी बोलते हैं, क्योंकि वो मॉडिफाइड नहीं है। जो चीज़ मॉडिफाइड नहीं है उसको अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो क्लीन ओपिनियन हो गया और अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो गया, ये दोनों एक ही होते हैं। तो आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कई कई जगह क्लीन ओपिनियन नहीं लिखा होता, कई जगह लिखा होता है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सो हमें ज़्यादातर अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही चाहिए होता है। बट जिस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है, जिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, वहाँ हमें मॉडिफाइड ओपिनियन भी मिलेगा। मॉडिफाइड ओपिनियन में तीन तरह के होते हैं, एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एंड सबसे बोलते हैं ना बकवास, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में एक तरह से सबसे वर्स्ट केस होता है। तो सबसे पहले ना हम दो चीज़ें समझते हैं ये ओपिनियन समझने से पहले। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, थोड़ा, यू नो, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी। उसके लिए हमें पहले समझनी की परवेजिवनेस, मतलब परवेजिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले हम वो चीज़ समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि मतलब SAAE क्या होता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हम ये दो चीज़ समझेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिख भी ले G2 यहाँ पे, ये मतलब तुम्हारे लिए नोट्स हैं, तुम बना लो तो बहुत ही अच्छा है तुम्हारे लिए, लेकिन ये मैं बस समझाने के लिए तुम्हें कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बुक के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। हमें दो चीज़ समझनी है, एक तो परवेजिव टर्म क्या होती है, दूसरा हमें समझनी है SAAE। इसका मतलब होता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट, ओहो, एविडेंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे SAAE, ठीक है, ये हम सबसे पहले समझेंगे, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो वो होता क्या है, तो वो ये चीज़ होती है कि हम ऑडिट एविडेंस ढूंढते हैं। ऑडिट एविडेंस होता क्या है, ऑडिट एविडेंस एक तरह से हो जाएगा, मैंने बोला कि मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा, मैंने बोल तो दिया, सामने वाला माने कैसे मेरी बात, तो मैं उसको एक पर्ची ला के दूंगा, वो है वाउचर की पर्ची। वाउचर मतलब बिल। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि आपको यहाँ पे हम बिल की जगह वाउचर ज़्यादा बोलेंगे, कि हमने आपको वाउचर प्रोवाइड किया, उसमें साइन हो रखे हैं कि हाँ भाई 100 रुपये की कोई तो भी चीज़ परचेज करी है, तो वो एक ऑडिट एविडेंस हो गया। एविडेंस हो गया मेरे लिए कि हाँ मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो उसने मेरे को एविडेंस दिया और मैं मान गया कि हाँ ठीक है यार, इसने अभी ये पर्ची दे दी, तो भाई सही होगा। और ऑडिट एविडेंस में आपको पता है हमारी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती, हमारा रीजनेबल एश्योरेंस होता है। अब कल को उसने वाउचर बहुत नकली बना रखा हो, तो वो चेक करना मेरा काम नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट। मेरा काम ये है कि मैं उससे एविडेंस मांगू, वो प्रोवाइड करे। अब वो उस बंदे में ही खोट है। तो और इतना ईजी भी नहीं होना चाहिए कि साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई जिस कंपनी का नाम होना चाहिए उसकी जगह कोई और, जैसे मतलब होता है ना कि नोट आए, ठीक है। अब जो काउंटर फिटिंग के नोट होते हैं उनमें गांधी जी बने होते हैं, सब होता है, तो मैं वो पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा वो रोज का काम नहीं है। बट हाँ नोट आए और उसमें अमिताभ बच्चन की शक्ल बनी हुई है, तो यार इतना तो सेंस होना चाहिए ना कि अमिताभ बच्चन की शक्ल किस नोट पे होती है भाई। लेकिन अगर उसमें गांधी जी की शक्ल बनी है और उसमें कोई माइनर हल्का फुल्का है जो एक्सपर्ट ही बता सकता है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो सेम गोज विद दी वाउचर। वाउचर आया मेरे पे, सब कुछ सेम है, जो एज अ मैं पढ़ सकता हूँ, एक नॉर्मल आदमी पढ़ सकता है, वो सब कुछ मैच कर रहा है, तो मैं मानूंगा कि ये चीज़ सही है। तो वो मेरे लिए एक एविडेंस है। और वो इस चीज़ को अगर सर्टिफाई कर रहा है कि हाँ 100 रुपये की चीज़ हुई है, तो वो मेरे लिए एक सफिशिएंट और एक अप्रोप्रिएट।
मेरे लिए वो सफिशिएंट भी है, बराबर है, मेरे को और कोई बिल नहीं चाहिए और कोई कागज नहीं चाहिए। एंड अप्रोप्रिएट मतलब जो काम है वो सेटिस्फाई कर रहा है, उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे लिए वो सफिशिएंट भी है और एविडेंस अप्रोप्रिएट भी है, राइट। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बट मैंने उसको बोला कि तूने यार इसमें दिखा रहा है कि तूने मतलब 2 लाख की मशीनरी खरीदी, एविडेंस क्या है? तो वो मेरे को मशीनरी की डिलीवरी की फ़ोटो दिखा रहा है कि भाई देखो ऐसे डिलीवरी हुई थी, ये चीज़ है। तो दिस थिंग इज़ नॉट सफिशिएंट एंड एज़ वेल एज़ नॉट एप्रोप्रिएट फॉर मी कि मैं उसको मान लूँ कि हाँ, ये एविडेंस सही है। फ़ोटो खींची है भाई, फ़ोटो में तुम बिल का अमाउंट कुछ और ले रहे हो, क्या पता वो 2 लाख की मशीनरी हो ही ना हो, वो 50,000 की हो। तो मैं फ़ोटो से ये नहीं बोल वो ऑडिट एविडेंस है, वो दिखा रहा है कि हाँ, हमने मतलब ली है किसी शॉप से, वो ऑडिट एविडेंस तो है, पर वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। ना ही वो एप्रोप्रिएट है। और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो है चैप्टर नंबर 3 में। तो अभी आप इतना समझ लो कि ऐसा ऑडिट एविडेंस जो मेरे लिए सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट भी हो, ठीक है, मेरे को वो मिलने चाहिए। तब तक मैं, अगर ये मेरी दोनों चीज़ें नहीं हो रही, तो मैं एक फर्म स्टेप नहीं ले सकता आगे। तो मतलब होता है ना, ठोस कदम नहीं ले सकता। मैं कैसे बोलूँ कि यार ये सही है, मैं कैसे बोलूँ? इसलिए ऑडिटर को बोला जाता है कि उसको SAAE ऑब्टेन करना है। अब मैं बार-बार सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं बोलूँगा, SAAE बोलूँगा। तो उसको SAAE ऑब्टेन करने हैं हर एक कदम पे, हर एक स्टेप पे, ताकि वो इस चीज़ को सर्टिफ़ाई कर पाए कि हाँ भाई, जो मैंने चीज़ें मेरे को मिली गई है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है? तो हमने ये समझ ली। अब परवेज़िव का मतलब समझते हैं। तो परवेज़िव का मतलब आसान है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है? जो पहले समझ ही लेते हैं, पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि थोड़ी-सी इसमें लैंग्वेज। परवेज़िव का मतलब ये होता है, ऐसी कोई चीज़ जो इफ़ेक्ट डालती हो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है? और ज़्यादातर वो एक कोई सिंगल आइटम नहीं होती, समझ रहे हो? अच्छा, मैंने एक ट्रांज़ैक्शन मिस कर दी, तो वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत बड़ा असर कब डालेगी? जब वो सेल्स या फिर मेरा प्रॉफ़िट से रिलेटेड होगा, तभी डालेगी। बाकी अगर मैंने कोई खर्चा मिस कर दिया है, कोई ये चीज़ मिस कर दी, वो चीज़ मिस कर दी, तो वो मेरे उस चीज़ पे असर नहीं डालेगी, वो इतना परवेज़िव नहीं होगी, वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी, राइट? लेकिन वो इम्पैक्टफुल हो सकती है अगर वो सिंगल आइटम है, कब? कब? जब वो सेल से रिलेट होगी, वो प्रॉफ़िट से कुछ रिलेट होगी, वो परचेज़ से कुछ रिलेट होगी, तो वो मतलब वो तभी इफ़ेक्ट डाल सकती है, वरना नहीं डालती। तो 90% ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं कि सिंगल आइटम परवेज़िव नहीं होती, बट 10% केसेस ऐसे भी होते हैं कि सिंगल आइटम परवेज़िव हो भी सकती है, ठीक है? ये और डिस्क्लोज़र वाली चीज़ होती है कि समझ लो एक डिस्क्लोज़र कि हमारी अगले साल कंपनी बंद होने वाली है, और वो मैंने दिया ही नहीं भाई। मैं करना ही भूल गया कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया सब कुछ, मैं नीचे लिखना भूल गया नोट्स में कि अगले साल हमारी कंपनी बंद होने वाली है। मैं ये लिखना ही भूल गया, ये डिस्क्लोज़र देना ही भूल गया। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है फॉर द एज़ पर्सपेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर, कि उस बंदे ने उस कंपनी में पैसे लगा रखे हैं और उसे पता भी नहीं है कि वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है, तो उसको पता भी नहीं है कि ये कंपनी बंद होने वाली है। उसका गोइंग कंसर्न नहीं है। तो डिस्क्लोज़र्स भी अगर हम नहीं देते, तो वो परवेज़िव हो जाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो एज़ एज़ रिलेटेड टू द कंपनी, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अब परवेज़िव का एज़ अ होल मतलब आप समझ गए कि कोई भी ऐसी चीज़ क्या डिस्क्लोज़र हो सकती है, सिंगल आइटम के ऊपर हो सकती है, ज़्यादातर सिंगल आइटम पे नहीं होती, बट रियरली कभी-कभार सिंगल आइटम पे भी होती है। ऐसी कोई चीज़ जिससे इन्वेस्टर्स का इकोनॉमिक डिसीजन पे प्रभाव पड़ रहा हो, उनका इकोनॉमिक डिसीजन वो सोच में पड़ जाएँ कि हाँ यार, ये क्या कर रखा है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों ने बताई नहीं, तो उसे परवेज़िव चीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हिंदी में लिखा हुआ है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कंपनी को, ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कंपनी को इफ़ेक्ट करता है और उसकी डिसीजन मेकिंग में फ़र्क पैदा करता है। राइट, बिल्कुल सही, एप्ट है। कि हाँ, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कि कंपनी बंद होने वाली है, तो वो कंपनी को इफ़ेक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। कंपनी को इफ़ेक्ट करेगा मतलब शेयर होल्डर्स को इफ़ेक्ट करेगा। शेयर होल्डर को इफ़ेक्ट करता है एंड उसकी डिसीजन मेकिंग में भी फ़र्क पैदा करता है। अब कंपनी बंद होने वाली है, तो सबको डिसीजन मेकिंग उस हिसाब से होगा ना, सब ये सोच के रखेंगे कि क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो डिसीजन मेकिंग में फ़र्क आया, ठीक है? द टर्म परवेसिव इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही, कोई भी मिसस्टेटमेंट का जो असर होता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये मिसस्टेटमेंट ही है एक तरह से कि हाँ, सेल लिखी नहीं, सही बात है। ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट जिसका कोई असर हो, ठीक है? और वो असर भी भारी असर होना चाहिए। वो आगे लिखा हुआ है।
whether the effect of material misstatement is pervasive or not, it depends on the auditor's judgment. Obviously it depend on me, मेरे को मेरे नज़रिए में क्या है। अच्छा, मैंने जैसे बोला कि खर्चा नहीं लिखा, भाई ऑडिटर का खर्चा ही नहीं लिखा, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ और ऑडिटर की फीस ही नहीं लिखी हुई। इसका मतलब तुमने एक जगह दिखा रखा है कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, लेकिन तुमने फीस ही पे नहीं करी इस साल, तो कोई लोचा है। एक सिंगल आइटम, एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, कन्फाइंड, इट इज कन्फाइंड टू वन सिंगल आइटम, बट इट इज एक्सपेंस। ठीक है, वैसा कोई खर्चा होता है कि स्टेशनरी पे नहीं करी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे नहीं करे, तो मेरे को कोई लेन देन नहीं होता, मैंने ठीक है यार कोई नहीं पे नहीं किया। बट दिखा रहे हो तुम कि ऑडिटर, तुमने ये चीज़ ऑडिट करा रखी है और उसके बाद तुमने ऑडिट फीस पे भी नहीं कर रखी, तो है, ये तो है थोड़ा लोचे वाली बात। ठीक है, तो वो मेरी नज़रिए में कैसे लगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरी ऑडिटर्स की जजमेंट है, उसके बाद एक्सपीरियंस होता है, उसकी एक जजमेंट होती है। वो कहाँ से मिलती है? वो हमें ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज, TKE, TKE से मिलती है हमें। ठीक है, ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ओके, तो जजमेंट हमारी इन तीनों चीज़ पे होती है। वो है या तो हमारी ट्रेनिंग दे रखी है, उससे हम जब अपनी जजमेंट बनाएंगे, या तो हमारे पे नॉलेज है, या तो हमारे पे एक्सपीरियंस है। गॉट इट? तो वाइल डिसाइडिंग दैट द इफेक्ट इज परवेजिव और नॉट, ऑडिटर को ये तीन चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी? पहली चीज़ कि इफेक्टिव परवेजिव व्हेन इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट। एक स्पेसिफिक आइटम पे अगर वो कन्फाइन नहीं है तो परवेसिव होगा। अगर स्पेसिफिक आइटम पे कन्फाइंड है, जो मैं बोला ना कि सिंगल आइटम से इफेक्ट नहीं पड़ता, तो अगर सिंगल आइटम पे इफेक्ट, मतलब सिंगल आइटम से वो रिलेट नहीं करता है, तो भाई वो इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर सिंगल आइटम पे है तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट इवन इफ इट इज कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट, द इफेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज परवेसिव। अगर वो एक सिंगल आइटम के ऊपर भी कन्फाइंड है तो भी उसको परवेसिव बोल सकते हैं। कब? अगर वो रिप्रेजेंट करता है सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक मोटा पोर्शन, सब्सटैंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एज पर दी ऑडिटर्स परस्पेक्टिव, एज पर दी इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव, अगर वो सब्सटैंशियल है मेरे लिए, तो एक सिंगल आइटम भी मुझे इफेक्ट करेगी। वरना सिंगल आइटम से मेरे को कोई लेन देन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बट सिंगल आइटम से लेन देन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिंगल आइटम पे नजर भी ना डालूं। कुछ ऐसे सिंगल आइटम भी होती है जो सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट डालती है अपना। उसकी अगर मिस स्टेटमेंट हो जाए, मैं जैसे लिखना भूल गया कि हाँ गोइंग कंसर्न एंड मैंने ये कंपनी बंद होने वाली है, तो भाई मैं ये लिखना भूल गया, इसका मतलब मजाक नहीं है, इसके बाद कंपनी बंद हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इफेक्ट है वो बहुत बड़ा इफेक्ट है एज एज ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट? तो पहली चीज हमने पढ़ी कि ऑडिटर को तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या है? पहली चीज़ कि इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल आइटम, तब वो परवेजिव होगी। लेकिन इवन इफ इट इज़ कन्फाइंड टू अ सिंगल या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट, तो वो परवेजिव हो सकती है जब उसका इफेक्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल है ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, if it represents a substantial portion of the financial statement. Correct. And in relation to the disclosures, the effect can be considered as pervasive if it is fundamental to the user's understanding of the financial statement. ठीक है, अब ये डिस्क्लोजर वाली बात भी मैंने आपको बताई थी कि कोई डिस्क्लोजर देना ही भूल गए हम वैल्यूएशन अपना बुक्स बनाते हैं अक्रूवल बेसिस पे, हमने अगले साल बदल दिया, हम बोल रहे हैं अब तो हम कैश बेसिस पे बनाएंगे, डिस्क्लोजर कौन देगा? मैंने डिस्क्लोजर देना ही भूल गया मैं, तो एकदम से बुक बदल गई। हर साल हम रेवेन्यू जो बुक होना होता था वो हम पहली बुक कर देते थे, क्योंकि बिकॉज वी आर वर्किंग इन दी अक्रूवल बेसिस। ठीक है, हमारे हमें पता है कि हर साल प्रीपेड इंश्योरेंस है, हर साल प्रीपेड रेंट है, तो हम हमारा बुक कर देते हैं। बट when we change our accounting to the cash system, ठीक है, नॉट ऑन दी अक्रूवल सिस्टम, तो हमारी एकदम से रेंट गिर जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस ये सब खत्म हो जाएगा। तो एकदम से ये चेंज आ गया तो इन्वेस्टर को समझ नहीं आएगा ना यार ये क्या हुआ। तो इस वजह से डिस्क्लोजर वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम ये चेंज कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें परवेजिव बना देती है। ठीक है, तो इन्वेस्टर जो है वो ये मतलब समझेगा कि यार इतनी बड़ा चेंज वो मुझे बताया नहीं, ऐसे कैसे। तो डिस्क्लोजर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर अगर वो फंडामेंटल हैं। ये ज़रूर लाइन ध्यान रखनी है कि इफ़ इट इज़ फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये चीज़ समझना तो बिल्कुल मतलब बेसिक होता है ना, आदमी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम पढ़ेगा, तब पढ़ेगा ना, तब उसको पता होगा कि ये बनी कैसे है।
ये अक्रूवल बेसिस पे बनी है या कैश बेसिस पे बनी है, उसके उसके बाद ही वो पढ़ना चालू करेगा। उसे पता ही नहीं है कि ये अक्रूवल बेसिस पे है किस बेसिस पे है, और वही हम चेंज कर रहे हैं और हम इसका डिस्क्लोजर भी नहीं दे रहे, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ परवेजिव हो जाती है। अब बहुत टाइम दे दिया हमने परवेजिव पे, हम एक छोटा सा 3 पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि इतना है भी नहीं है, ईजी चीज़ है। हम बस यहाँ लिख लेते हैं कि परवेजिव के अंदर ऑडिटर को 3 चीज़ रखनी है। सिंगल एलिमेंट, ठीक है, इफ कन्फाइंड टू सिंगल, अगर कन्फाइंड है सिंगल एलिमेंट के तरफ, ठीक है, अगर कन्फाइंड है, इट कैन बी परवेजिव if it represents to substantial portion of financial statements। और फिर आ जाता है हमारा डिस्क्लोजर वाला पॉइंट। डिस्क्लोजर्स जो होते हैं वो फंडामेंटल हैं, फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ। तो आपको भी इसी तरह से पॉइंट लिखने हैं ये भी, फॉर अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली जब हम प्रैक्टिस करेंगे, रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, तो इसकी फ्रेमिंग भी सीख लेंगे, बट मेजरली हमें कंटेंट सबसे पहले लर्न करना है, ठीक है। फिर हमने TCWG पढ़ लिया था पहले ही कि पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिनके और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस चीज़ की, कि वो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देखे ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशंस। जैसे कि ऑब्लिगेशन क्या होती है, हमें सही तरीके से काम करना चाहिए, हमें फालतू की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए एसेट्स की, तो ये उनकी ऑब्लिगेशन होती है। रूल्स के रिगार्डिंग ऑब्लिगेशन होती है कि हमें ये चीज़ इतने तारीख को फाइल करनी चाहिए, कंपनी की ITR बराबर जा रही है नहीं, मतलब बराबर जा रही है नहीं जा रही, सारे एम्प्लॉयज़ टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं। ये भी कहीं न कहीं TCWG के होती है, वो उन्होंने डेलीगेट कर रखी होती है, किसी न किसी को, बड़ी कंपनी में डेलीगेशन हो जाता है। बट एक्चुअली में TCWG की यही है स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, अगर इसमें चेंज की रिक्वायरमेंट है कहीं, तो वो TCWG देखती है, ठीक है। और फिर मैनेजमेंट देखिए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो प्लान हमने पूरा बनाया, बोर्ड्स ने बनाया, TCWG ने जो प्लान बनाया, वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो मैनेजर्स देखेंगे। इसलिए वो फुल टाइम मैनेजमेंट काम करते हैं। वो कोई प्रोजेक्ट, मतलब प्रोडक्ट मैनेजर होगा, प्रोडक्ट मैनेजर ये देखेगा कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सही बन रहा है नहीं बन रहा, कितने वेस्टेज हो रही है कितनी वेस्टेज नहीं हो रही। सो मैनेजमेंट ज़्यादातर एग्जीक्यूशन प्रोसेस पे देखता है, और जो हमारी TCWG है वो हमारी ज़्यादातर इस प्रोसेस में देखेगी कि सारा काम एक डायरेक्शन में जो हमने सोचा है उस तरीके से होना चाहिए, और हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं फॉल्ट आ रहा है तो हम नया डायरेक्शन बना के दें, नई स्ट्रैटेजी बना के दें। तो वो ज़्यादा फ्रेमिंग का काम करती है कि हम फ्रेम करके दें, और मैनेजमेंट ज़्यादा एग्जीक्यूशन का काम करती है, ठीक है। ये बहुत छोटा पॉइंट है, एग्जाम में नहीं पूछते, ये खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे जिसके अंदर TCWG या मैनेजमेंट का जिक्र होगा। तो कहीं ये ना हो कि यार TCWG क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। ऑल्दो मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि ये काफ़ी ऐसे टर्म्स है जो लोग एक बोलते हैं ना, अ, एक तरह से, मतलब मैनेजमेंट बोल लो या TCWG बोल लो, दोनों एक ही तो बात है। वो नहीं है, एक बात नहीं है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और आप अगर किसी को जाके बताओगे अपने मित्र को जो ये इस क्लास से नहीं पढ़ रहा, उससे पूछना TCWG और मैनेजमेंट में फ़र्क क्या होता है। आई बेट यू 80% ऑफ लोगों को पता भी नहीं होगा, उनको लगता है सेम चीज़ है, तो वो ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर लेते हैं इस चीज़ को, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसमें फ़र्क होता है। तो अगर आप आगे आगे मतलब ऑब्वियसली जाओगे, किसी को समझाओगे, ऑडिट के अंदर आप ऑडिट की फील्ड में जाओगे, एज अ ऑडिटर बन के जाओगे, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं।
अच्छा, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट, ये ऐसी चीज़ है जो पहले हम ये समझेंगे कि ऑडिट होता कैसे, उसके बाद हम प्री कंडीशन समझेंगे। तो फॉर नाउ अभी हम इस चीज़ को स्किप करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओ क्वेश्चन तो रह गया था, क्वेश्चन तुमने देखा नहीं। So question number 3. The person with the responsibility for overseeing the strategic direction of the entity and obligation related to the accountability of the entity are, या तो ऑप्शन भी देने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही तो लिखा हुआ है TCWG। तो दिस इज TCWG हमारे आगे। अब ये RTP में आ रखा है, MTM पे आ रखा है, किधर किधर क्वेश्चन आ रखे हैं, कैसे कैसे बच्चों वाले हैं यार। और लोग बोलते हैं ऑडिट में नंबर नहीं आते, ऐसे कैसे चलेगा यार। ठीक है। फिर मैनेजमेंट एंड TCWG कैन बी सेम, करेक्ट और इनकरेक्ट। ऑब्वियसली दे कांट बी सेम, कैसे हो सकते हैं, अलग अलग, दोनों के रोल्स अलग अलग हैं। आदमी चाहे सेम हो जाए उससे क्या लेन देन है, दो लोग तो अलग है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। सो दे कांट बी सेम, इसलिए ये चीज़ रहेगी हमारी इनकरेक्ट। ठीक है, प्री कंडीशन हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सुनो, इंटरनल कंट्रोल से पहले हमको बताता हूँ हम इंटरनल कंट्रोल समझते हैं। इंटरनल कंट्रोल समझने के बाद वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। उसके बाद सब अपनी आइस को रिलैक्स करना, देन वी विल कंटिन्यू। शॉर्ट ब्रेक मतलब 2 मिनट्स का होगा, जस्ट ये कि कहीं हैवी ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा था कि हाँ अगर 1 आवर 40 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स का लेक्चर हो रहा है तो हम अराउंड एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, छोटा सा, ताकि सब कुछ लेवल पे आ जाए और तुम ब्रेक के बाद अच्छे से समझो। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल होता क्या है? इंटरनल कंट्रोल एज अ वर्ड सजेस्ट, हम कंपनी के अंदर इंटरनल मैटर्स में, अंदर के मैटर्स की बात कर रहे हैं और अंदर के कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं मॉल में गया, अब मॉल बहुत बड़ा है, अब मॉल को मान लो वो कंपनी है। मैं मॉल के अंदर एंटर किया, मेरे को पुलिस वाले ने, मैं ऐसे हाथ ऊपर करे मैंने, उसने मेरे को चेक वेक किया कि हाँ भाई सब कुछ बढ़िया है, मतलब बढ़िया इन द सेंस कि मैं कोई चाकू बॉम्ब कुछ नहीं लाया, ऐसा ऐसा मतलब कोई एक्शनेबल चीज़ नहीं लाया जिससे कुछ वायलेंस प्रमोट होता हो, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं लाया, मैं अंदर गया, वो स्कैनर हुआ, स्कैनर से मेरा चेक हुआ, बीप 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 बजा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को जाने दिया आगे, ठीक है, बिल्कुल बराबर। और फिर मैं किस काम से आया हूँ, डायरी में ये भी लिखवाया कि हाँ भाई मेरे को 701 बिल्डिंग में जाना है, मैं इस काम से आया हूँ, मेरा नाम ये है, ऐसे ऐसे करके मैं इस बिल्डिंग में जाऊँगा। मैं मॉल के अंदर गया, मैं इस बिल्डिंग में गया, मैंने बात वगैरह करी, ये चीज़ हुई। सो इससे आपको ये क्या पता चला, इनके इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं, इनके इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। कल को कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनके पास रजिस्टर है कि कौन आया कौन गया, ठीक है। तो वो चीज़, हर चीज़ को देख रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड चेक कर रहा है कि हाँ ये बॉम्ब बॉम्ब तो नहीं लेके आ रहा, ये कहीं कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ तो नहीं लेगा, नाइफ तो नहीं लेके आ रहा, कि कल को कोई लड़ाई, मैं ऑफिस में गया मैंने कुछ भी कर दिया, पैसा मेरे को लेना था, कुछ करना था, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं ना कि इस जगह पे, इस मॉल पे कंट्रोल्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं। एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स नहीं है ये है इंटरनल, उस मॉल के अंदर के कंट्रोल्स है कि उन्होंने खुद से एक पॉलिसी बनाई कि हाँ यार जो भी आएगा उसकी चेकिंग होगी, वो बताएगा कि मेरे को किधर जाना है, किससे काम है, और अपना नाम भी स्टेट करेगा, मोबाइल नंबर भी स्टेट करेगा, ठीक है। तो ये इंटरनल कंट्रोल्स में। उसी तरह से अगर हम कंपनी की बात करें, तो कंपनी इतनी बड़ा बिजनेस लेके बैठा है, तो ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है कि उनकी ना इंटरनल कंट्रोल अच्छे हो, अच्छे से डिज़ाइन करे गए हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि डिज़ाइन तो कर दिए, समझ लो ऐसा होता मॉल में लिख लिया है कि हाँ हर कोई मास्क पहन के आएगा, सिर्फ छाप दिया, कुछ चेक करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो डिज़ाइन तो कर दिया कि हाँ हर कोई मास्क पहन के आएगा, बट उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, उसे मेंटेन ही नहीं कर रहा कोई। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, कंपनी के अंदर भी डिज़ाइन अच्छे से होना चाहिए, इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, मैनेजर्स का काम होता है कि इम्प्लीमेंट हो वो चीज़, और बाकी लोगों का भी, एंड उसे मेंटेन भी किया जाए। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग के 3 महीने जोश जोश में मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कोविड था तो तब मेंटेन कर रहे हैं, अब कोविड के बाद मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया यार, मास्क तो पहनना ही चाहिए। कोविड अभी भी पूरी अच्छी तरह से खत्म का हुआ है, केसेस तो कभी भी आते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो उसे डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट भी अच्छा होना चाहिए, उसे मेंटेन भी होना चाहिए। अब कंट्रोल्स तीन, तीन नहीं एक्चुअली चार, चार चीज़ों के ऊपर होंगे। सबसे पहली चीज़, मतलब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा ज़्यादातर फोकस उस तरफ होगा, ठीक है। तो ऑडिटर चाहेगा कि इंटरनल कंट्रोल अच्छे हो कंपनी के, वो अच्छे से डिज़ाइन हो, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और अच्छे से मेंटेन भी हो।
ठीक है, इन सबको बनाएगा कौन? वो ऑब्वियसली टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के हाथ में होता है, और बाकी अदर लोग भी होते हैं, वो बनाते भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन भी करते हैं। ठीक है, तो अब किसके रिलेटेड होंगे? ये रिलेटेड होने चाहिए कि मेरे को इस तरीके से कंट्रोल बना के दो कि मैं विश्वास कर लूँ कि हाँ, जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो सही होगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो तुम कर रहे हो वो रिलायबल है, मैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। बिल्कुल, अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन करता है? अकाउंटेंट करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। मैं गया कंपनी के अंदर एज ए ऑडिटर, मैंने बोला कि लाओ अपने अकाउंट्स लाओ, मैं चेक करता हूँ। तो अब मैं पूरे साल के अकाउंट बैठ के 4 दिन में चेक तो नहीं कर सकता ना, इम्पॉसिबल टास्क है, कितनी ट्रांजैक्शंस होगी। तो मैं ये तो नहीं देख सकता कि सही है कि नहीं है। तो इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल कैसे? पहली बात, जो अकाउंटेंट है उसके बाद क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ, उस बंदे को अकाउंटिंग आती है। ठीक है, दूसरी चीज़, वो कल को ये ना बोल दे कि सर मेरे को तो ये लॉ पता ही नहीं था, मैं तो अकाउंटिंग ऐसे ही करता था। नेग्लिजेंस ऑफ लॉ, नेग्लिजेंस ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। मैं रिलायबल होके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि हाँ, जो तुम मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। आई एम रिलाइंग ऑन दैट इन्फॉर्मेशन दैट विच कंपनी हैज बीन प्रोवाइडिंग टू मी। ठीक है, तो ये पहले सबसे पहली चीज़ ये हुई कि रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटेंट बिल्कुल बराबर होगा तो मैं रिलाई करूंगा। तो मेरे को इस तरह से इंटरनल कंट्रोल चाहिए कि कल को कोई भी अकाउंटेंट हायर हो रहा हो तो उसकी क्वालिफिकेशन पूछी जाए, उसकी एक्सपीरियंस पूछा जाए, और अगर वो पूछने के बाद भी अगर वो कितना केपेबल नहीं है तो उसको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए कि उसको समझ आ जाए कि हाँ, अकाउंटिंग ऐसी होती है। तभी तो मैं उस जो फाइनेंशियल रिपोर्टर आया है मेरे पे, ठीक है, उस पर मैं रिलाई करूंगा। फाइनेंशियल रिपोर्टर आया है तो मैं उसको ये देख के ही नहीं बोल सकता हूँ कि अच्छा मैं पढ़ूँ सारी चीज़ें, अच्छा मैं देखूँ कि ये सही बनी है नहीं बनी। इतना टाइम नहीं है, 4 दिन में ऑडिट निपटाना होता है वैसे भी हर कंपनी का। तो अब पूरे साल की हम एक बारी में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, दूसरी दूसरी चीज़ ये होती है, सबसे पहली चीज़ तो होगी कि रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होगी वहाँ पे वो रिलायबल होनी चाहिए, उसके इंटरनल कंट्रोल लगे होने चाहिए। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल क्या हो गया कि जो भी बंदा लोगे अच्छी प्रॉपर स्क्रीनिंग करके बंदा हायर करो। ऐसे आलू चालू अकाउंटेंट को हायर नहीं करना, क्वालिफाइड अकाउंटेंट को हायर करना है, और हायर करने के बाद भी उसे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है जो भी तुम्हारी कंपनी की नीड होती है उस हिसाब से। दूसरा इंटरनल कंट्रोल चाहिए मेरे को, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस। इफेक्टिव एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि जो भी वहाँ पे काम हो रहा है वो इफेक्टिव तरीके से हो और एफिशिएंट वे में हो। एफिशिएंट मतलब जितने नीड है रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में उतना ही यूटिलाइज हो। ऐसा ना हो कि 50 रुपए की नीड हो, मतलब समझ लो बैलेंस शीट प्रिंट करानी है। ठीक है, तो आदमी प्रिंट करने बैठा, 20 पेज की बैलेंस शीट है। कितने? 20 पेज की। तो फ्रंट एंड बैक में हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हर पेज पे एक होना चाहिए, खाली होना चाहिए पीछे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बैलेंस शीट्स में। लेकिन वो फिर भी वो 40 पेजेस यूज़ कर रही है, क्योंकि 20 पेजेस की बन जाएगी तो 40 साइड्स होंगी, लेकिन वो 40 यूज़ कर रही है। तो एक तरह से वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं है, वो टाइम भी फालतू वेस्ट कर रही है, वो हर चीज़ में टाइम ज़्यादा लगा रही है और उस चीज़ का अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा। रैदर दैन अगर वो एक बारी को कमांड दे और 20 पेज में वो काम करते हैं, टाइम भी कम लगेगा, पेजेस भी आधे लगेंगे, उससे दोनों चीज़ें बचेगी, टाइम का भी अच्छी तरह से हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा, दूसरा रिसोर्सेज भी कम नहीं होंगे। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे ही अगर ऑपरेशन की बात करें, मैं उनको बोल रहा हूँ यार डेटा मेरे को भेज दो, मेरे को चेक करना है। वो डेटा भेजने में 4-5 दिन लगा देते हैं, उसके बाद भी वो इनकम्प्लीट डेटा भेजते हैं। तो यहाँ उनकी तरफ से इफेक्टिव काम नहीं हो रहा, यहाँ वो काम अधूरा कर रहे हैं। तो कोई भी ऑपरेशन, ठीक है, वहाँ अगर कोई कॉपरेशन हो रहा है तो उसकी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है और इंटरनल कंट्रोल्स की है, कि इस तरह के से इंटरनल कंट्रोल पुट करो, इस तरह से सुपरवाइज करो इस चीज़ को कि इन चीज़ों में कहीं कमी ना रह जाए। एक तरह से अगर हम बात करें तो एक मैनेजर लगा दो, ठीक है, मैनेजर वो देखेगा कि सारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छे से हो रही है नहीं हो रही, और टाइम बेसिस पे हो रही है नहीं। एक प्रोडक्ट को मतलब समझ लो 2 बैचेज हैं, ठीक है, एक बैच में 50 लोग हैं, दूसरे बैच में 50 लोग हैं, वो 100 प्रोडक्ट बनाते हैं। ये एग्जांपल समझना, अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, यहाँ पे दो पैचेज हैं, मतलब 2 बैचेज हैं। पहला बैच में 50 लोग काम करते हैं, दूसरे बैच में भी 50 लोग काम करते हैं। ठीक है, ये 6 घंटे काम करते हैं, ये 6 घंटे काम करते हैं, सेम सब कुछ। यहाँ बन रही है 50 आइटम्स, जो प्रोडक्ट है 50 आइटम्स बन रही है, यहाँ बन रही है 42 आइटम्स। ठीक है, अलग अलग क्यों? आदमी सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ वो टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, वो वेस्टेज भी करते हैं, 8-9 प्रोडक्ट गलत बनाते हैं, जान मतलब हर बारी उनके बैच में इतनी मिस्टेक तो होती है। यहाँ एक दो मिस्टेक होती है, लेकिन हर बारी टाइम टू टाइम काम होता है। तो एक तरह से यहाँ पे इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं हो रही है चीज़ें, ठीक है, ऑपरेशंस बराबर नहीं है। तो यहाँ पे उनको
इस तरह से मेजर्स लेने चाहिए, इस तरह से कंट्रोल लगाने चाहिए कि वो चीज़ ऑप्टिमम हो, इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो, राइट। फिर हम बात करेंगे सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट्स। अब सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट्स का मतलब होता है कि जो भी हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ जो हमारे कंपनी का एसेट है वो बराबर सेफ गार्ड करेगा। ऐसा ना हो कि भाई कल को मशीनरी ही चोरी हो गई, ठीक है, मतलब मेरे को कहीं ये ना हो जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ और देखा कि 2 लाख की मशीनरी थी, डेप्रीशिएट होके 1,50,000 हो रखी थी, एंड उसके बाद लिख रखा है इसमें मशीनरी गायब, चोरी। भाई ये कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तुम्हारे, मशीनरी गायब हो रही है। तो इस तरह से इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए कि किताबें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखी हुई है पिछले सालों की, वो भी बिल्कुल सेफ गार्ड रहे, एंड जो एसेट है, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट मतलब एसेट जो है वो भी सेफ है। कि ऐसा ना हो कि कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई भी कल को उठा के प्रिंटर ले गया, कल को उठा के कोई मशीनरी ले गया, तो ऐसा ना हो, ठीक है। फिर आखिरी होता है कि जो इंटरनल कंट्रोल इस तरीके से हो कि कंपनी को जो जो चीज़ों में लॉ से कंप्लायंस करने होते हैं, जैसे आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा यार, कंपनी लॉ के अंदर बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं कि रजिस्ट्रार को ये चीज़ भेजना है, आरओसी को वो भेजना है, वरना पेनल्टी लग जाएगी, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फालतू की पेनल्टी कंपनी क्यों लेना चाहेगी। इंटरनल कंट्रोल्स जैसे टाइमर लगाना चाहिए, या फिर जो भी इन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उनको डेडलाइंस मीट करनी चाहिए टाइम टू टाइम। वो नहीं मीट करेंगे तो ठीक है पेनल्टी लगेगी, पर उन पे भी पेनल्टी लगनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए कि वो लॉ से कंप्लायंस बराबर तरीके से कर रहा हो, ठीक है। तो हम एक बार चार्ट्स में भी पढ़ लेते हैं, ये चीज़ बिल्कुल समझ आ गई होगी आपको। कट टू कट बताइए भाई, इसके अंदर और कुछ नहीं है। इंटरनल कंट्रोल हमारे के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जब कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं तो सबसे पहले हम इंटरनल कंट्रोल को ही देखते हैं। कंपनी के अंदर के बेसिक्स अच्छे हैं कि नहीं है, कंपनी के मॉरल वैल्यूज अच्छे हैं कि नहीं है। अगर हम बात करें, टाटा की इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका सारा काम सिस्टमैटिक तरीके से होता है। उनको पता है कि हाँ, अगर हमारे इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे तभी बेसिक बेसिक काम जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो डिफ़िकल्ट काम में हमें कहीं ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के काम बहुत मतलब हाफ डन इज़ वेल बिगन वाली बात हो जाती है, कि आधा जो हमने स्टार्टिंग का काम है वही अच्छा करा हुआ है, तो एंड करने में बहुत आराम ही रहती है, बट डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती है। तो चलो पढ़ते हैं हम इस चीज़ में इंटरनल कंट्रोल, अंदर के कंट्रोल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टीसीडब्ल्यूजी की होती है, मैनेजमेंट की होती है, एंड अदर पर्सनल भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभार मैनेजर्स जो होते हैं वो और लोगों को रख लेते हैं, एक्सपर्ट्स को, कि हाँ यार आप बताओ इस चीज़ के लिए हम और क्या क्या इंटरनल कंट्रोल लगा सकते हैं। कि अगर हमें एम्प्लॉयज़ का चेक करना है कि एम्प्लॉयज़ टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो पंच इन वाला आता है कि हाँ फिंगरप्रिंट लगाओ टाइम नोट हो जाएगा, तो वो भी एक इंटरनल कंट्रोल होता है। लोग सही टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, उससे इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस बढ़ेगी। 10 बजे का टाइम है, लोग 11:30 12 बजे आ रहे हैं और उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कि कितने बजे आ रहे हैं, तो 1 2 घंटे की इन ऑपरेटिव जा रहा है ना, इन ऑपरेट हो रहा है वो चीज़, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तीनों चीज़ों की होती है, किस किस रिगार्डिंग रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। फाइनेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटर्स, ऑब्वियसली हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग ही काम करते हैं, तो ज़्यादा तो इसके ऊपर ही हमारी चर्चा होगी। इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस भी बराबर होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब अगर हम बात करेंगे ऑफिस एफिशिएंसी खराब है, कंपनी चल तो रही है, कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, बट वो अच्छा और कर सकती है, तो तुम इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल इस हिसाब से होने चाहिए कि वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट भी हो। मतलब ऑडिटर्स के टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऑडिटर्स को तो ज़्यादातर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से लेन देना है, बट एज पर इंटरनल कंट्रोल्स की बात करें तो वो उस पर भी नज़र डालते हैं, ठीक है। फिर सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट, तुम समझो ना यार, तुम्हारी कंपनी है, तुम कौन से रूल्स रखोगे ताकि तुम्हारी कंपनी बढ़िया रखे, तो जो इंटरनल जो रूल्स होते हैं उसे ही इंटरनल कंट्रोल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशंस, compliance with the law and regulation बहुत ज़्यादा important. The term compliance describes the ability to act according to the order, set of rules and request. Compliance का मतलब यहाँ होता है कि जो भी रूल्स आए हैं, समझ लो जीएसटी की तरफ से कोई नोटिस आया है, तो उसका रिप्लाई देना टाइम टू टाइम, वो एक कंप्लायंस होता है। हाँ, टाइम टू टाइम मैंने रिप्लाई दे दिया, इसका मतलब यह है कि हाँ मैंने इस चीज़ में कंप्लायंस करी है, ठीक है। इन जनरल वी यूज इट फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसीज टू बी फॉलोड, गॉट इट। ये चीज़ भी हमारी हो गई इंटरनल कंट्रोल। अब ये चीज़ थोड़ी सी नहीं है, मतलब वैसे है पुरानी, ये हमने बीएसटी में पढ़ रखी है, बट ये है ना इन्हीं टर्म्स है, तो अगर लिंक करने में कभी किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो वापसी ये चीज़ देखना रिवाइंड करके, बहुत आराम से समझ आएगी, ठीक है। और ये जो नीचे दे रखी है
ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस है, आप पढ़ सकते हो। और हाँ, बाद में यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। तो एग्जांपल वैसे तो मैंने बहुत सारे दे दिए एग्जांपल, बट और एग्जांपल है वो समझ लो। लॉक्स लगाना, ठीक है, हर फाइल के वहाँ पे लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, फाइल मिसप्लेस नहीं हो सकती, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हो रही है वो रिलायबल है। मेरे को पता है, मैंने एक बार जो बना दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो प्रिंट आउट निकाल दिए, उसमें आदमी कोई चेंजेस नहीं करेगा। वरना अगर समझ लो कोई ताला नहीं है, मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाई, मैंने वहाँ रखा, प्रिंट आउट कर दिया, फाइनल सब कुछ बढ़िया, मेरे को कल साइन करवाना है, और किसी ने लंच ब्रेक के टाइम वही पेज उठा के अलग प्रिंट आउट लगा के वहाँ लगा दिया। अब मैं बार बार चेक तो नहीं करूँगा, मेरे नज़रिए में तो एक बार मैं चेक कर चुका हूँ और सब कुछ सही है, तो मैंने साइन करवा लिया, और पता चला कि वो फाइनेंस स्टेटमेंट गलत है, अनसिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड में दिखा रखा है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में दिखा रखा है, तो वहाँ दिक्कत चाहिए। इसलिए हमें लॉक्स। फिर आता है हमारा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। जो काम जिसको दे रखा है वैसे ही करो, हर आदमी को हर काम नहीं देना है, वरना उसका काम हौच पौच हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। ऑथराइजेशन, हर किसी के पास हर चीज़ की ऑथराइज नहीं होनी चाहिए। अगर अकाउंटेंट का काम है तो उसको टैली तक ही ऑथराइजेशन दो, क्योंकि उसका काम ही यहाँ तक है। किसी का जीएसटी रिलेटेड काम है तो उसको जीएसटी की होनी चाहिए, उसको इनकम टैक्स पोर्टल की नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। और रिकन्सिलेशंस इतनी ज़रूरत नहीं है, बस ये है, एक जिस्ट समझ लो इंटरनल कंट्रोल होता क्या है, ठीक है। फिर है वही क्वेश्चन, डिफाइन इंटरनल कंट्रोल। कर पाओगे ना भाई? आसान है यार, अब तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल कंट्रोल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये हैवी हो गया होगा शायद तुम्हारे लिए, अगर नहीं हुआ तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी 2 मिनट्स का ब्रेक। चलो, बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
तो चलो, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबने रिलैक्स कर लिया होगा, सबने आंखों पे विश्राम कर लिया होगा, ऐसे कर लिया होगा जैसे हम बचपन में करते थे, ऐसे ऐसे करके रब करके, ऐसे मतलब चिल कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडिटर को हर चीज़ टेस्ट करनी होती है। अब वो टेस्ट कैसे करे, आप भी सोच रहे हो कि यार हर चीज़ कैसे टेस्ट करेगा। तो देखो भाई, बेसिक बेसिक चीज़ें तो ऑडिटर की जजमेंट पे होती है, ठीक है। वो समझ लेता है कि यार कौन सी चीज़ पकड़नी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी। उसके उसके पीछे भी हम समझेंगे। उसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो कैसे फर्दर मूव ऑन करता है। बट अगर हम चीज़ों की बात करें टेस्ट चेकिंग की, जैसे इन्वॉइसेस चेक करने हैं हमें, बैलेंस शीट सही से बनी है नहीं बनी, ठीक है, उसको अगर हम डीपली स्टडी करेंगे, मतलब इन द सेंस कि जो इतने सारे हमारे फिक्स एसेट हैं वो सही से वैल्यू है नहीं हुए, तो उन चीज़ों को चेक कैसे करेंगे। उन चीज़ों को चेक करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है, वो है सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी मेथड से। ठीक है, मतलब अलग अलग टेक्निक्स होती है सैम्पलिंग करने की। सैम्पलिंग आपको पता होगा कि एक बाउल ऑफ चिट्स है, हमें उठानी है, हमने कोई भी उठा ली। तो ये कोई भी है, ये नसीब वाली बात है, इसको बोलते हैं सैंपल। हम 100% ऑफ द चीज़ों को चेक नहीं कर रहे। वी आर नॉट टेस्टिंग दी 100% ऑफ द पॉपुलेशन, बट वी आर चेकिंग सम सैंपल्स ऑफ द पॉपुलेशन। एंड ये जरूर बात ध्यान रखना कि अब मैं पर्ची उठा रहा हूँ जब उस बाउल में से, तो हर पर्ची उठने का इक्वल चांस है। प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, अगर 10 पर्ची है तो 1/10 है, ठीक है। सो दैट दी एवरी आइटम हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। इस तरह से हमने सैम्पलिंग करनी है। तो लेट्स स्टडी क्या लिखा है। टेस्ट चेकिंग, उस चीज़ को हम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम लिखा हुआ है टेस्ट चेकिंग, सैम्पलिंग भी बोलते हैं उस चीज़ को। सो एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द ट्रांजैक्शन, इट इज़ नोन एज सैम्पलिंग। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर, जो ऑडिट के प्रोसीजर्स होते हैं वो हम अगर लगाएंगे, ठीक है, चेस्ट चेकिंग में, टू लेस देन 100% ऑफ द ट्रांजैक्शन, हम 100% को चेक नहीं कर रहे, हम लेस देन 100% ऑफ द ट्रांजैक्शंस पे लगाएंगे, हम सैम्पलिंग करेंगे। उस चीज़ को हम एक तरह से टेस्ट चेकिंग बोलते हैं, या फिर हम सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। इट शुड बी डन इन सच अ वे दैट एवरी आइटम मस्ट हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इस तरीके से होना चाहिए कि हर आइटम की चांस ऑफ सिलेक्शन इक्वल हो, ठीक है। हमें कहीं इसमें कहीं बायस नहीं दिखाना, कहीं बायस नहीं दिखाना, कहीं अपनी जजमेंट ज़्यादा नहीं लगानी। इसमें ऐसा होना चाहिए और ठीक है। अब इसमें लिखा तो हुआ है कि एवरी आइटम मस्ट हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, बट सैम्पलिंग कुछ कुछ ऐसी भी होती है कि जो मोटे अमाउंट होते हैं, जैसे अब 50 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन है, फिर 2 लाख की ट्रांजैक्शन है, तो हमारा ज़्यादा फोकस किस पे होगा, 2 लाख की ट्रांजैक्शन पे। तो इस पॉइंट पे कभी कभी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती सबके पास, ठीक है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता, तो हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते। अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा था, तो हमारे चैप्टर नंबर 6 या फिर 7, इन दोनों में से सैम्पलिंग के ऊपर है, वो हम अच्छे से समझेंगे, पूरा क्लैरिटी के साथ। बहुत तरह, मतलब बहुत अच्छे से ऑडिट सैम्पलिंग समझा रखा है, ऑडिट सैम्पलिंग का तरीका क्या होता है, सब कुछ। बट अभी आप ये समझ लो कि अगर हम चेक करने जाते हैं तो हम हर ट्रांजैक्शन चेक नहीं करते, हर बिल चेक नहीं करते। हम इस तरह से चेक करते हैं कि सारे बिलों का सिलेक्ट होने के चांस इक्वल हो, दे मस्ट हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, एंड हम लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन को टेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए समझो। जजमेंट हमने ऑलरेडी समझ लिया था, हम TKE। जजमेंट और क्या होती है, जजमेंट हमारी आती है, जजमेंट फ्रॉम द नॉलेज, फ्रॉम द ट्रेनिंग एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस। सो ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये चीज़ों को अगर हम लगाते हैं इन टेकिंग डिसीजंस, इन टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट इज एसेंशियल टू कंडक्ट एंड प्रॉपर ऑडिट। एक प्रोफेशनल जजमेंट होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए, तभी अच्छे से ऑडिट कंडक्ट होती है, वरना कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। अगर ऑडिटर अपना नॉलेज यूज़ नहीं कर रहा, अपनी एक्सपीरियंस यूज़ नहीं कर रहा, तो दिक्कत आएगी उस चीज़ में। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें तो होती हैं जो उसको यूज़ करनी चाहिए इन दी ऑडिट। क्योंकि आप समझो, अगर आपने 5-6 कंपनी की ऑडिट कर रखी है, तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि वो कहाँ से फ्रॉड कर सकते हैं, कौन सी आइटम इंपॉर्टेंट होती है चेक करना। सो प्रोफेशनल तरीके से अगर आपको ऑडिट करनी है, ढंग से ऑडिट करनी है, तो आपको अपनी प्रोफेशनल जजमेंट भी लगानी पड़ेगी। और वो जजमेंट किससे आती है? ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो अगर हम तीनों चीज़ों को हम देखें और उस अकॉर्डिंग डिसीजन लें, तो उसे हम बोलेंगे जजमेंट, ठीक है। अब मेन चीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा मेन चीज़, एंड इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। अभी हम एक पार्ट पढ़ेंगे एंड विश्राम देंगे आज के लेक्चर को। देन उसके बाद हम अगला पार्ट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, एंड इन 2 पार्ट्स को कंबाइन करके हम रिवीजन करेंगे इन द थर्ड लेक्चर इटसेल्फ।
और चैप्टर नंबर 0 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू दी ऑडिट या फिर बेसिक्स ऑफ द ऑडिट वो हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। तो यस, हाउ इज ऑडिट कंडक्ट, ऑडिट होता कैसे है, मेन मुद्दे वाली बात, ऑडिट होती कैसे है भाई। ये तो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, जजमेंट हो गई, मटेरियल में स्टेटमेंट हो गई, ऑडिट क्यों करते हैं सब कुछ ठीक है, ऑडिट होती कैसे है, मेन बात तो हमें ये जानना है कि ऑडिट होती कैसे है। सो ऑडिट करने के एक स्टेप दे रखें, ये पेपर वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे आप तो अगर चैप्टर पढ़ोगे तो वो चैप्टर सारे इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं, तो आप रिलेट कर पाओगे। हाँ, पहले हमने प्लानिंग करी, फिर उसके बाद हमने डिसीजन करी आपस में, फिर हमने प्रोसीजर्स लगाए, फिर हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, तो ये सब चीज़ें में। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज एंगेजमेंट, एंगेजमेंट, देन सेकंड स्टेप इज प्लानिंग, एंगेजमेंट, प्लानिंग, मटीरियलिटी, फिर हम मटीरियलिटी डिफाइन करेंगे, फिर है रिस्क असेसमेंट, फिर है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फिर है सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, चेकिंग ऑफ असर्शन, चेकिंग ऑफ असर्शन, असर्शन कुछ चीज़ें होती हैं वो हम लेक्चर नंबर 3 में समझेंगे असर्शन क्या होता है, फिर है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, फिर है सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, फिर है ऑडिट एविडेंस, फिर है कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। ये तो मैंने बहुत फटाफट बता दिया और कुछ समझ भी नहीं आएगा, बहुत जायज़ सी बात है। तो सबसे पहले एंगेजमेंट, एंगेजमेंट में अगर हम बात करें, एंगेजमेंट में एंगेजमेंट में मतलब ये होता है कि हम जाके कंपनी से मिलेंगे, कंपनी के जनों से मिलेंगे, हम बात करेंगे कि हाँ हम ऑडिट करने आए हैं, हमें बेसिक बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर लो, हम एंगेज होंगे, वी आर अग्रीइंग कि हाँ हम ऑडिट करेंगे आपकी कंपनी का, तो वी आर एंगेजिंग विद द कंपनी। देन वी विल मेक प्लान, प्लानिंग में आएगा वी विल मेक प्लान्स कि हाँ हमें ऑडिट कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, हमने ये एस्पेक्ट देखने चाहिए, हमें ये चीज़ छोड़नी चाहिए, कौन सी जगह को हमने विज़िट करना चाहिए, हमें इनकी इन्वेंट्री कैसे चेक करनी है, इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, ये बराबर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसकी हम प्लानिंग करेंगे ओवरऑल। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मटीरियलिटी की, कि हमारे लिए कौन से अमाउंट इंपॉर्टेंट है, क्या इस ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है तो इसके लिए 10,000 का अमाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हर महीने अगर 10,000 की डिफरेंस आ रहा है तो वी विल लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। ऑडिटर्स ये दिमाग में ध्यान रखेगा कि 10,000 से अगर ऊपर का फ़र्क आ रहा है तो हमें ध्यान देना है, 10,000 का नीचे का फ़र्क आ रहा है तो हमें इतना टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी ही 10 करोड़ की है, तो उसके लिए 10,000 बहुत पेटी एक्सपेंस है, तो उसके लिए 10,000 अगर मिसप्लेस भी हो रहा है कहीं ना कहीं तो इट्स ओके, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें उसके लिए एक मटेरियल चीज़ सेट लाइन सेट करनी पड़ेगी ना, कि हाँ मटेरियलिटी हमारी डिफाइन हो रही है इस तरीके से कि 10,000 से अगर ऊपर चीज़ है तो हमें ध्यान देना है, 10,000 से नीचे है तो इतना ध्यान नहीं देना है। फिर हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, रिस्क असेस मतलब रिस्क ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है, पोटेंशियल जगह जगह कहाँ है जहाँ रिस्क हो सकता है। फिर टेस्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल्स उन्होंने जो लगा रखे हैं वो सही है कि नहीं है, जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं वो उसकी टेस्टिंग करेंगे। फिर उसके अंदर हम सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स करेंगे, अब टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी होती है, वो चीज़ का अगर डेफिनेशन है तो वो आप आगे पढ़ेंगे। फिर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर 100 रुपये की कोई चीज़ परचेज करी है तो 100 रुपये का बिल भी होना चाहिए, तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना, और ऑडिट एविडेंस होना कैसे चाहिए, SAAE, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि वो सफिशिएंट होना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, फिर हम उस चीज़ को कंक्लूड करेंगे एंड रिपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ हो गई, हाउ इज ऑडिट कंडक्टेड। ठीक है, ऑडिट इस तरह से कंडक्ट होता है। तो ये जो हमने चीज़ें पढ़ी है ये बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, ये पेपर में कहीं नहीं आएगा, इससे कुछ रिलेशन नहीं है, बस ये समझ लो कि ऑडिट के स्टेप्स क्या होते हैं, ताकि मतलब आगे हम जब चैप्टर पढ़ें तो आप लिंक कर पाओगे, अच्छा अभी हमने एंगेजमेंट करी है, सबसे पहले हम एंगेजमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, कि हम कंपनी की पहले हम कंपनी को देखेंगे, यार कंपनी सही है भी नहीं, समझ लो मैं एक रिलायंस का ऑडिट करने जा रहा हूँ, तो रिलायंस का तो वैसे ही नाम है, तो एंगेज करने से पहले मेरे को इतना सोचना नहीं पड़ेगा यार रिलायंस अच्छी कंपनी है या नहीं, बट XYZ कंपनी है, तो हम उसका बैकग्राउंड चेक लेंगे, पिछली बार ऑडिटर ने क्या ओपिनियन दिया था, ऐसा तो नहीं पिछला वाला ओपिनियन ही गलत हो और हम वापसी ऑडिट करने जा रहे हो, हम जा भी रहे हैं, हम मैनेजमेंट से क्लियर करेंगे कि हमें ये डिटेल्स चाहिए, ऑन टाइम चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम ऑडिट नहीं करेंगे और ऐसा ऐसा, तो वी विल एंगेज विद द टीम, वी विल एंगेज विद द मैनेजमेंट, राइट। तो फिर हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग का प्रॉपर टॉपिक है, मतलब बस ये स्टेप है, ठीक है, इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी, ये लर्न नहीं करना है किसी भी एंगल पे, ये अगर आप रीड करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इस चीज़ में लिंक करने में आपको आसानी होगी। देन द मेन
द इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आगे चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, वो है रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, जिसको हम आगे बोलेंगे रैप। क्या बोलेंगे? रैप। क्योंकि ऑडिट के अंदर हम रैप करते हैं और फैप करते हैं, रैप करते हैं और फैप करते हैं, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाते हैं। पहले हम रिस्क असेस करते हैं, फिर उसके बाद हम फैप करते हैं, फिर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले रैप करेंगे फिर फैप करेंगे, ऐसे बोलो, ये उठा के, फिर हम रैप करेंगे फिर फैप करेंगे, रैप करेंगे फैप करेंगे, रैप करेंगे फैप करेंगे। तो अभी तो हम रैप कर रहे हैं सबसे पहले हम रैप करेंगे। रैप का मतलब होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्यों किए जाते हैं? रिस्क को असेस करने के लिए, एज द नेम सजेस्ट, हम रिस्क असेस करने वाले हैं। किस चीज़ के रिस्क? हम रिस्क असेस करेंगे रोमम का। अरे, ये रोमम क्या है यार? रोमम का होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? मटेरियल मतलब वैसे तुम समझ सकते हो, वैसे खुद दिमाग लगाओ तो आराम से समझ सकते हो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। रिस्क की मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। अगर मैं किसी कंपनी में गया और मैंने रोमम फाइंड आउट किया, तो रोमम या तो हाई आएगा या तो लो आएगा। रोमम अगर हाई आया तो बहुत बड़ी दिक्कत है, रोमम अगर लो आया तो बहुत बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मिसस्टेटमेंट होने के रिस्क बहुत ज़्यादा है। मिसस्टेटमेंट हो सकती है इस कंपनी में, या फिर यहाँ पे रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के कम है। तो सिंपल सी बात है यार, अगर रिस्क ज़्यादा है तो मेरे को अच्छे से चेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती रहती है भाई। और अगर रिस्क बहुत कम है कि यहाँ तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होएगी नहीं इतनी, तो ठीक है, फिर मैं अपने प्रोसीजर उस हिसाब से चेंज करूंगा। तो रोमम को पता लगाना, रोमम को ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रैप के अंदर रोमम की ही पूरी कथा है। ठीक है, रैप में मेन आपको ये ध्यान देना है कि रोमम ज़्यादा है या कम है। अब वो ढूंढेंगे कैसे? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज डिफाइंड एज द risk that the financial statement are material misstated prior to the audit। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज डिफाइंड एज दी कि ऑडिट से पहले ही कहीं ना कहीं एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रखी है, उस चीज का रिस्क को ही हम बोलेंगे रोमा। बात समझ आई? नहीं समझ आई तो फिर से सुनो। ऑडिट करने से पहले ही एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रखी है, उस चीज का रिस्क, उसको हम बोलते हैं रोमा। या तो वो हाई होगा कि ऑडिट करने से पहले ही कहीं ना कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रखी है। अगर वो हाई है तो बहुत बुरी बात है कि यार ये तो कंपनी में रिस्क मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही होती रहती है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं। और अगर लो है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी बिल्कुल सही है, बराबर काम कर रही है, कोई इसमें रिस्क नहीं है। फिर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर यूज टू ऑब्टेन। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्यों करते हैं? सिंपल सी बात, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे इस चीज़ की, एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। एंटिटी को समझने की कोशिश करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके, एंड उसके एनवायरनमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। एनवायरनमेंट मतलब कि अंदर का प्रोसीजर क्या है, कहीं टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो नहीं है कि एम्प्लॉयज़ काम तो कर रहे हैं पर अच्छे दिल से काम नहीं कर रहे, तो उनका काम करने का तरीका भी वो अच्छा नहीं होएगा, आउटपुट भी अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर समझते हैं, क्योंकि ये बेसिक होते हैं। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर जाएगा उसके काम के अंदर, और उसके काम के अंदर अगर वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है तो हम ये समझ जाएंगे कि इसके इंटरनल मैटर्स बहुत ख़राब हैं। तो हमें अच्छे से इस चीज़ की चेकिंग करनी पड़ेगी कि जो भी चीज़ हमें प्रोवाइड करी जा रही है वो कहीं सही है या नहीं है, क्योंकि या तो एम्प्लॉयज़ ही सही नहीं है। तो एम्प्लॉयज़ अगर सही है तो वो काम अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसकी हम 100% गारंटी मतलब ले नहीं सकते ना इस चीज़ में हम। ठीक है, एंड इंटरनल कंट्रोल यही तो चीज़ होती है। अगर एंटिटी और इसके एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं तो एक तरह से इंटरनल कंट्रोल ही तो है। तो वही लिखा हुआ है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर यूज टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। अगर हम एंटिटी के बारे में समझ रहे हैं और उसके एनवायरनमेंट के बारे में समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल उसी का पार्ट है। तो ये तो इट गोज विदाउट सेइंग वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है और हमें भी लिखनी है ये चीज़। ठीक है, रैप रैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप बात को, मैं कितना एम्फोसाइज दे रहा हूँ। आगे रैप ही रैप है भाई, रैप और फैप है बस, रैप एंड फैप। अभी मैं हम डायग्राम भी समझेंगे कि आगे कैसे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम रैप पूरा कर लेते हैं ताकि हम इस लेक्चर को रैप अप कर पाए ठीक है, ठीक है। हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू एसेस
हम ये एंटिटी का एनवायरनमेंट और वो क्या बोलते हैं एंटिटी एंड उसका एनवायरनमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें रोमम का पता लगाना है। ठीक है, रोमम पता लगेगा तो इसलिए कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेंगे एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट की, तो हम इससे असेस कर पाएंगे द रोमम। इससे हम रोमम को असेस कर पाएंगे, अनुमान लगा पाएंगे कि रोमम क्या है, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। अगर बढ़ेगा तो नुकसान है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और अगर घटेगा तो बहुत बढ़िया बात है, हमें चेकिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अगर कंपनी बेकार है तो हमें चेकिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, और कंपनी अगर अच्छी है तो हमें चेकिंग थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है तो हम थोड़ी लीनियंसी दे सकते हैं उस चीज़ में। ठीक है, और रोमम पता लगने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ फैप बराबर करें। तो हम डिटरमाइन करेंगे द नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द फैप। अब फैप क्या है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये फैप है। ठीक है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो जब रैप हो जाता है उसके बाद भी हमें कुछ ऑडिट ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने होते हैं। तो वो ऑडिट प्रोसीजर डिपेंड करते हैं कि रैप कैसा हुआ है। ठीक है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जैसा नेम है, वो यही सजेस्ट करता है कि फर्दर आगे जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगेंगे, वो आगे जो ऑडिट प्रोसीजर लगेंगे वो डिपेंड करेगा ना कि पीछे क्या रिजल्ट आया है। अगर रोमम कम आया है तो हम उस हिसाब से फैप करेंगे, रोमम ज़्यादा है तो उस हिसाब से फैप करेंगे। तो वही बोल रहा है कि पहले तो असेस कर लो रोमम को, फिर फैप का नेचर, एक्सटेंट, एनिटी। ठीक है, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग, हम एनिटी ऑफ फैप देखेंगे। अब ये चीज़ समझना है, थोड़ी सी हैवी होगी क्योंकि ये लिंकेज आगे लगेगी, जब आप एनईटी समझोगे, फैप समझोगे, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि हम रैप करेंगे। रैप का मतलब क्या होता है? हमें रोमम पता लगाना है, हमें रोमम को एसेस करना है। रोमम का हमने मतलब समझा कि ऑडिट होने से पहले मटेरियल में स्टेटमेंट थी या नहीं थी, उसके चांसेस या फिर उसके रिस्क क्या होता है, उसे बोलते हैं हम रोमम। ठीक है, अब हम रैप क्यों करते हैं? रैप के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले तो रैप के अंदर हम समझते हैं एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट एंड उसके इंटरनल कंट्रोल्स को। क्यों? क्योंकि हमें असेस करना है रोमम को, असेस करना है रोमम को, एंड उसके बाद रोमम को असेस करने के बाद हमें एनिटी ऑफ फैप डिसाइड करनी है। एनिटी क्या? नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग। अब नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग का यह बता रखा है, अगर एग्जाम्पल आपको समझना है। ठीक है, आफ्टर रैप द ऑर्डर कैन असेस द लेवल ऑफ रोमम। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि रैप करने के बाद हम रोमम के लेवल को असेस करेंगे। लेवल मतलब या तो वो हाई होगा या तो वो लो होगा। ठीक है, वंस द रोमम इज असेस्ड वी कैन डिसाइड द एनिटी ऑफ फैप। अब नेचर के अंदर क्या बात है? कंप्लायंस हम करें या सब्सटेंसिव करें, ये फिर बात वही आ गई। ये चीज़ समझ नहीं आएगी क्योंकि हम जब तक फैप नहीं समझेंगे तब तक ये समझ आएगी। बट देर आर टू वेज, या तो कंप्लाइंस के लिए हम जाते हैं या तो हम सब्सटेंसिव जाते हैं। ये समझ लो, सब्सटेंसिव मोर डिटेल होता है। सब्सटेंसिव के अंदर हम पूरा मतलब अच्छे से छानबीन कर लेते हैं पूरा, उसे बोलते हैं ना रैबिट अप्रोच। जैसे कि मैंने बताया था, हम रैबिट अप्रोच अपनाते हैं। और कंप्लाइंस के लिए हम कहीं ना कहीं एयरप्लेन अप्रोच अपनाते हैं। एक्सटेंड कैसे होगा? हमें ज़्यादा सैंपल चेक करना चाहिए, ज़्यादा हम टाइम देंगे उस चीज़ पे। और अगर रोमम बहुत कम आया है तो हम टाइम कम देंगे, हम इतना चेकिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, सैंपल हम कम उठाएंगे। 100 चीज़ें हैं तो हम 80 को चेक नहीं करेंगे, 20 को चेक करेंगे, हो जाएगा। बट अगर ऑन दी ऑपोजिट केस रोमम बहुत हाई है, रोमम ज़्यादा आ गया, तो हम 80 को चेक करेंगे, 20 को चेक नहीं करेंगे। क्या पता 90 को ही चेक कर लें यार, 100 को तो कभी नहीं करेंगे। बट हाँ, लेस देन 100% होता है, तो इसलिए। फिर टाइमिंग, इंटरिम पीरियड, या फिर सम ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ, और सारी ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ द पीरियड चेक करेंगे। तो ये सब चीज़ें एनिटी ऑफ फैप, एनिटी ऑफ फैप पर डिपेंड करता है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अलोन डू नॉट प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट टू सपोर्ट द ऑडिट ओपिनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम लगा देंगे इंपॉर्टेंट का नारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अकेले ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये बड़ी ज़रूर मतलब ध्यान देना चाहिए आदमी को, कि जो रैप होता है ना, रैप में ऐसा नहीं होता कि आपने रैप किया, रोमम को असेस किया, एंड वो आपका एक ऑडिट एविडेंस बन गया। मतलब वो ऑडिट एविडेंस होगा बट वो SAAE नहीं होगा, वो एक सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं होगा जो अपने ओपिनियन, जो आप ओपिनियन देने वाले हो उसको वो सपोर्ट करे। क्योंकि आपने इंटरनल कंट्रोल्स को ही एसेस किया है, तो वो एक पक्का ऑडिट एविडेंस नहीं है।
तो उसके लिए आपको फैप करना होता है, उसके लिए आपको कंप्लायंस प्रोसीजर लगाने होते हैं, इसके लिए आपको सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाने होते हैं। और कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या होता है वो हम समझेंगे अगली लेक्चर में, अगली वीडियो में। तो अभी के लिए रैप के अंदर हमने 4 पॉइंट समझे और वो हम लिखेंगे, एंड उसके बाद मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताऊंगा जो आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अभी तो हम सबसे पहले रैप समझते हैं। तो सबसे पहले तो रैप होता क्या है। अच्छा, ये सबको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा सिर्फ अकेले, ये सबको लिखना है क्योंकि रैप आज का सबसे हैवी टॉपिक था और इंटरनल कंट्रोल ये मेन टॉपिक थे। ठीक है, पार्डन माय राइटिंग अगर समझ नहीं आता। अच्छा ये बताओ, ये पेन जम रहा है ना, ब्लैक ब्लैक यूज़ करूँ या तो मैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर होता है वी हैव टू असेस दी रोमम। ठीक है, रोमम मैं नहीं लिखूंगा, अब बाय फार स्टेटेड है SAAE रोमम, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, TCWG। हम असेस करेंगे रोमम। रोमम होता क्या है कि प्रायर टू द ऑडिट कोई मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, प्रायर टू द ऑडिट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती थी, उसका रिस्क, ये तो समझ लिया हमने। फिर हम समझेंगे कि रैप के अंदर होता क्या है। अंडरस्टैंडिंग, रैप के अंदर क्या होता है, रैप इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। आई बात बराबर समझ में। रैप इंक्लूड करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। वो करेगा क्यों, वो करेगा इसलिए क्योंकि उसको असेस करना है रोमम, एंड रोमम असेस करने के बाद वो डिसाइड करेगा। डिसाइड क्या करेगा, बताओ बताओ क्या डिसाइड करेगा। डिसाइड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नाइस, सब बता रहे हैं बिल्कुल बढ़िया। एनिटी ऑफ फैप, एनिटी ऑफ फैप, एनिटी का मतलब नेचर एक्सटेंट एंड टाइमिंग, नेचर एक्सटेंट एंड टाइमिंग। ठीक है, एंड हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि सिर्फ रैप करने से हमें एक सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता जो सपोर्ट करे हमारे ओपिनियन को। रैप, ओहो, ऑडिट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रैप, ये लिख सकते हैं हम इस तरीके से कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम रैप इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, डज नॉट सपोर्ट द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रैप डज नॉट या फिर इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट। हम ये लिख लेते हैं यार, मतलब ज़्यादा सेंस तो ये बना रहा है, मैं तो जल्दी लिखवाने के चक्कर में, क्योंकि आपको शॉर्ट में बताना है, ये पूरा समरी ले रहे हैं हम कि हमने आज क्या पढ़ा है, इसके अंदर रैप में अंदर क्या पढ़ा है। बट हाँ, करेक्ट चीज़ लिखते हैं कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रैप, ऑब्टेन फ्रॉम द रैप इज नॉट, यहाँ लिख देते हैं सफिशिएंट टू सपोर्ट द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। ऑडिट एविडेंस जो हम रैप से ऑब्टेन करते हैं वो इतना मजबूत नहीं होता, इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो हमारे ओपिनियन को ही सपोर्ट करे। वो बात समझ आई बिल्कुल। आई होप बिल्कुल फंडा क्लियर हो और इसमें कहीं भी किसी भी जगह पे डाउट ना हो।
तो अब ये हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, ठीक है, आगे की इस प्रोसेस को स्मूदन अप करने के लिए। तो हम पहले ये समझते हैं कि ऑडिट ऑडिट होएगा, ठीक है। ऑडिट के अंदर दो चीज़ें होती हैं भैया। पहले होता है रैप, सबसे पहले तो यही होता है। इसमें हम एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, हम इसके अंदर एंटिटी को चेक करते हैं, इन्वायरमेंट को चेक करते हैं, उसके इंटरनल कंट्रोल को देखते हैं, मतलब उसके अंदरूनी मामले को देखते हैं कि सारे एम्प्लॉय बराबर काम तो कर रहे हैं, कहीं ऐसा टॉक्सिक कल्चर तो नहीं है। पता चले एम्प्लॉय आ रहे हैं बहुत लेट आते हैं, उसके बाद काम करने को भी राजी नहीं है, इतनी कम सैलरी मिलती है उनको, तो वो मामला ही वहां से मतलब नेगेटिव वाइज आएगी, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ यार इस कंपनी में लोचा है कहीं ना कहीं, इसको चेकिंग अच्छी करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो फिर इसके एनवायरनमेंट को भी हम चेक करेंगे कि एनवायरनमेंट अच्छा है कि नहीं, वो ध्यान रखते कि नहीं रखते। फिर सेकेंड हमारा प्रोसेस होता है फैप, ठीक है, हम फिर फैप करते हैं। अब फैप करने का मतलब ये होता है कि वो डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारा रैप पे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन रैप, इट डिपेंड्स ऑन द रैप कि हमारा फैप कैसे होगा। वो डिपेंड करेगा किस पे, फिर से वो डिपेंड करेगा रैप पे। तो हम एनईटी उस हिसाब से रखेंगे फैप का। और फैप के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, फैप के अंदर होती हैं दो चीज़ें, तो अब ये चीज़ भी समझना। ये कंप्लाइंस प्रोसीजर जिसको हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी बोलते हैं, समझ रहे हो। पहला होता है ये, फिर होता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर, ठीक है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर होता है। तो इसके अंदर भी दो हिस्से हो जाते हैं, या तो हम कंप्लायंस प्रोसीजर करेंगे, या तो हम सब्सटेंसिव प्रोसीजर करेंगे, या तो हम दोनों करेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही करना होता है, या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही करने होते हैं। अब डिपेंड करेगा वो रोम पे कि हमें कौन सा करना है, हमें क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये भी समझना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फ्लो को समझने के लिए। मैं एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मेरी मतलब मेरा जो फेस आ रहा है आपको परेशान ना करे। ओहो, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको बिल्कुल कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आई होप बिल्कुल लेक्चर समझ आया हो, इस चीज़ में कोई दिक्कत ना रही हो। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ वापसी कि लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा है वो वापसी देखे, और लेक्चर नंबर 2 देखे। उसके बाद उन दोनों को लिंक करने की ट्राई करें, बिल्कुल लिंक होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और इस चीज़ में, इस लेक्चर में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मैं मतलब मेजर बता देता हूँ हमने क्या करा है इस लेक्चर के अंदर। हमने इंटरनल कंट्रोल को समझा है, और इंटरनल कंट्रोल को ही अगर हम चेक कैसे करते हैं उसमें ही हमने रैप को समझा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर की, और आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम हमारा फर्स्ट स्टेप हर जगह यही होगा कि हम इंटरनल कंट्रोल समझेंगे एंड उसके बाद हम रैप करेंगे। और तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि ऑडिट में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें रैप करना होता है, फैप करना होता है, रैप करना होता है, फैप करना होता है, रैप करना होता है, फैप करना होता है। सो इसी के साथ लेक्चर करते हैं ख़त्म। एंड आई रियली होप आपको इस लेक्चर में कोई परेशानी फेस नहीं होगी, समझ आया होगा सब कुछ, एंड ऑडिट में मज़ा आ रहा होगा। और नहीं आ रहा तो 2-3 दिन और यार, फिर सब कुछ बहुत मक्खन हो जाएगा, सब कुछ समझ आएगा और हर चीज़ लिंक करेगी। और रिवीजन ज़रूर कर लेना दोस्तों, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि रिवीजन ज़रूर करो, तभी एक ही चीज़ क्लियर क्लियर मतलब तरीके से समझ आएगी। वरना कहीं ना कहीं होता है ना कि थोड़ी चीज़ अधूरी रह जाएगी। तो जब टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे नए नए मॉडिफाइड होगी, क्योंकि सीए कोर्स में अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते ऑडिट के अंदर, केस बेस्ड आते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, तभी आपको चीज़ समझ आएगी और तभी बहुत मज़ा आएगा। तो चलो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग द पीपल अराउंड यू, एंड उनको भी सिखाते रहो। बाय बाय।